नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और कट टू कट में आज बात होगी महायुद्ध में आज क्या हो रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध में अब कहां तबाही हो रही है और इस युद्ध के रुकने के क्या कोई संकेत मिल रहे हैं। साथ ही बात होगी कि इस महायुद्ध का भारत पर क्या असर हो रहा है। भारत में तेल और गैस की सप्लाई को लेकर क्या वाकई कोई दिक्कत है। आज जो गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, क्या वो भारत के लिए खतरे का संकेत है, क्योंकि जिन देशों से भारत को तेल और गैस की सप्लाई होती है वहां पर ईरान अटैक कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस संकट से निपटने के लिए भारत ने कितनी तैयारी कर रखी है। लेकिन शुरुआत करते हैं और यह बताते हैं आपको कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अपने पड़ोसी देशों के सामने अब झुक गया है। उन्होंने यह बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखी है। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने पड़ोसी देशों से माफी मांग ली है और वादा किया है कि अब वो उन पर हमला नहीं करेगा। उनके मुताबिक ऐसा अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों के दबाव की वजह से हुआ है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति ने कहा था कि ईरान पड़ोसी देशों पर हमले रोक सकता है, लेकिन अगर वहां से ईरान पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने कहा है कि वो पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है, उनके खिलाफ कोई हमला नहीं करता है। यह बयान ईरान के राष्ट्रपति के बयान के बाद आया है। उन्होंने कहा था कि ईरान पड़ोसी देशों पर हमले रोक सकता है, लेकिन वहां से हम पर हमले नहीं होने चाहिए। IRGC ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो पूरे इलाके में मौजूद अमेरिका और इजराइल के सभी सैन्य ठिकानों पर ईरान अटैक करेगा। बयान में कहा गया कि जरूरत पड़ने पर ईरान की सेना जमीन, समुद्र और हवा में जो मौजूद ठिकाने हैं वहां पर जवाब देगी। 28 फरवरी को जंग की शुरुआत से अब तक ईरान इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के 13 देशों को निशाना बना चुका है। वहीं अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने मीडिया से कहा है कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। उन्होंने कहा है कि इस हमले का मकसद ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भारी नुकसान पहुंचाना है। केंद्र सरकार ने दूसरी तरफ घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए हैं। अब आप सोचेंगे कि महायुद्ध से अचानक गैस की बात क्यों होने लगी। बात इसलिए हो रही है क्योंकि लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है और भारत को अपने ज्यादातर तेल और गैस की सप्लाई मिडिल ईस्ट से ही होती है। मिडिल ईस्ट के देशों में अगर तनाव है तो जाहिर सी बात है कि भारत की तेल गैस सप्लाई प्रभावित हो रही है। और आज ही सरकार ने 60 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में 14.2 kg LPG गैस जो है वो अब 913 रुपए की मिलेगी, जो पहले 853 रुपए की मिल रही थी। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 115 रुपए महंगा हो गया है, यह अब 1883 रुपए का मिलेगा। ये बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू भी हो गई हैं। इससे पहले सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को दाम बढ़ाए थे और अब उसके एक साल बाद दाम बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार ने गैस के दामों में बढ़ोतरी ऐसे वक्त में की है जब मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव है और गैस किल्लत की आशंका जाहिर की जा रही है। 5 मार्च को सरकार ने अपनी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया और देश की सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को LPG का प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दे दिया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने यह आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब रिफाइनरियां प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ रसोई गैस बनाने के लिए करेंगी। सभी कंपनियों को प्रोपेन और ब्यूटेन की सप्लाई सरकारी तेल कंपनियों को ही करनी होगी। सरकारी तेल कंपनियों में इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम है। इसका मकसद है कंज्यूमर्स को बिना रुकावट के गैस सप्लाई होती रहे। यह संकट आया क्यों है, इसकी 2 बड़ी वजह हैं, पहले से समझ लीजिए। पहली वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। यह भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह करीब 167 किलोमीटर लंबा इलाका है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान जंग के कारण यह रूट अब सुरक्षित नहीं रह गया है। खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर यहां से गुजर नहीं रहा। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत जैसे देश अपने निर्यात के लिए इसी रूट पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% LNG गैस इसी रास्ते से मंगाता है। ईरान खुद इस रूट से एक्सपोर्ट करता है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है प्लांट पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं और LNG का प्रोडक्शन रुक गया है। पिछले हफ्ते अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की। इसके जवाब में ईरान ने UAE, कतर, कुवैत, सऊदी जैसे देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया। ईरान के ड्रोन हमले के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देश कतर पर भी अटैक हुआ और वहां के LNG प्लांट का प्रोडक्शन रुक गया। इससे भारत में गैस सप्लाई घट सकती है। भारत अपनी जरूरत की 40% सप्लाई जो है वो कतर से लेता है। सबसे ज्यादा गैस हम कतर से लेते हैं
और वहीं के गैस प्रोडक्शन प्लांट पर अटैक हुआ है। ईरान के खिलाफ शामिल अब यूएस क्या बड़ा एक्शन लेगा, इस पर भी हमारी नजर है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अश्वनी शाही है, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अमर सिंह जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ साहब और टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और विदेश मामलों के जानकार अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले चर्चा इस बात को लेकर करते हैं कि यह महायुद्ध अब किस तरफ आगे बढ़ रहा है, और फिर चर्चा पर आएंगे कि भारत में तेल गैस सप्लाई और राजनीति जो हो रही है इसे लेकर अब आगे क्या होगा। पहले यूके देवनाथ साहब, अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने तो अपने पड़ोसी देशों से माफी मांग ली है और ईरान राजी हो गया है कि वो अब अपने पड़ोसी देशों पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन स्कॉट बेसेंट ये कह रहे हैं कि आज रात ईरान पर सबसे बड़ा अटैक होगा, इतना बड़ा अटैक होगा जो ईरान ने कभी नहीं सोचा होगा। किस तरफ आगे जा रहा है युद्ध? अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर तब तक बमबारी करते रहेंगे जब तक कि उनको यह नहीं लगता कि अब ईरान डगमगा गया है, नरम पड़ गया है। और शायद अमेरिका जो चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, ईरान लंबी दूरी के मिसाइल ना बनाए, उसको मानने के लिए ईरान तैयार नहीं हो जाता। तीनों जो देश हैं इनमें आपस में एक स्पर्धा और चल रही है। वो स्पर्धा ये चल रही है कि कौन पहले ब्लिंक नहीं करेगा। ईरान को मालूम है कि वो कमजोर है, लेकिन ईरान को यह भी मालूम है कि अमेरिका और इजराइल बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतार सकते। इजराइल के पास जमीनी फौज ऐसी नहीं है कि वो उसको ईरान की सीमा तक भेज सके। बीच में 1600 किलोमीटर का दूरी है। अमेरिका के पास फौज है, लेकिन वो जो फौज है, जमीनी फौज, इन्फेंट्री जिसे हम बोलते हैं, स्पेशल फोर्सेस जिसे हम बोलते हैं, वो अभी हजारों किलोमीटर दूर या तो अमेरिकन मेनलैंड पर है या यूरोप में है, नेटो के साथ डिप्लॉयड है रूस के खिलाफ। तो वहां से उनको वापस लाकर सऊदी के रास्ते से इराक तक पहुंचाना, फिर इराक और कुवैत में एक लॉजिस्टिक्स जमावड़ा, टैंक के गोले, तोप के गोले जमा करना, इसमें 2 महीने का समय लग जाएगा। और यह आंकलन ईरान को मालूम है कि अमेरिका जमीनी हमला करने में 2 महीने का समय लगाएगा, इसलिए ईरान खेल रहा है समय के लिए। नहीं, लेकिन देवनाथ साहब ये बात है, ईरान अगर अपने आसपास के देशों पर अटैक नहीं करता है तो जो तेल गैस की सप्लाई बाधित हो रही है, अभी हमने देखा कतर में एलएनजी प्लांट पर हमला हुआ, वहां प्रोडक्शन बंद करना पड़ गया, भारत भी अब चिंता में है। पर यही मिडिल ईस्ट के देश ही तो हैं जो दुनिया को तेल और गैस की ज्यादातर सप्लाई करते हैं। अगर ईरान इस बात के लिए मान जाता है कि वो आसपास अपने देशों पर अटैक नहीं करेगा, तो क्या ये जो ऊर्जा संकट पैदा हो रहा है, क्या वो कुछ हद तक हल होगा? आपको लग रहा है ये जो ईरान कह रहा है हम अटैक नहीं करेंगे अपने पड़ोसी देशों पर? अब ईरान के विदेश मंत्री ने 1 महीने पहले, 15 दिन पहले भी ये कहा था कि वह इन देशों में, यानी गल्फ के आसपास जितने अरब देश हैं, कुवैत, इराक, अबू धाबी, कतार, ओमान, सऊदी, इन पर तभी हमला करेगा जबकि वहां पर अमेरिकन बेस होगा, अमेरिकन नेवी, अमेरिकन आर्मी या अमेरिकन नेवी का बेस होगा। अब हो क्या रहा है, अमेरिका ने वहां पे इतनी ज्यादा तादाद में अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। ईरान अब अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स को अटैक कर रहा है। अब एयर डिफेंस सिस्टम जो होते हैं वो हमेशा जो ईरान का वुड भी टारगेट होगा, संभावित टारगेट होगा, वहां तो डिप्लॉय नहीं करते। पेट्रियट मिसाइल उसके 60 किलोमीटर इधर, उसके 80 किलोमीटर उधर डिप्लॉय करते हैं। तो ईरान को अब उन अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स के रेडार्स पर, मिसाइल्स पर और लॉन्चर्स पर हमला करना पड़ रहा है, जो कि इधर 60 किलोमीटर उधर 80 किलोमीटर है। अमेरिका ने कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है अमेरिका ने कुछ एयर डिफेंस सिस्टम गल्फ कंट्रीज में जो उनके पेट्रोलियम प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं उसके आसपास भी लगाए हैं। तो जाहिर बात है कुछ डेब्रीज, जब ईरान का मिसाइल आता है और पेट्रियट फायर करता है, तो जब इंटरसेप्ट हो जाती है तो जो ईरानियन मिसाइल है उसके कुछ डेब्रीज तो पेट्रोलियम फैक्ट्री के ऊपर गिरेगी ना, प्लांट के ऊपर गिरेगी। और क्योंकि ज्वलनशील होता है, थोड़ा सा टुकड़ा गिर गया वो आग पकड़ लेता है। ईरान ने क्लियर किया है कि वो जानबूझकर इन पेट्रोलियम प्रोडक्शन प्लांट्स को हमला टारगेट नहीं बना रहा है। ईरान ने बार बार कहा है कि टारगेट में सिर्फ वह क्षेत्र हैं जो कि अमेरिका को डायरेक्टली वहां पर युद्ध लड़ने के लिए सहायता करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रेरित करते हैं। जी
ठीक है टीपी त्यागी साहब, यहां से आगे क्या? एक तरफ मैं ईरान कह कह रहा रहा है कि हूं पड़ोस पर हमला नहीं करेंगे, अमेरिका कह रहा है आज रात ईरान पर ऐसा अटैक करेंगे जो उससे पहले कभी नहीं हुआ होगा, वो सबसे बड़ा अटैक होगा जो आज रात ईरान पर होगा। अरे, आपने कहानी का एक पहलू बताया भाई साहब। ये तो पेजेश्कियन ने कहा है, जो ईरान का प्रेसिडेंट है। हम्म। ईरान का प्रेसिडेंट एक पॉलिटिकल फिगर है। हम्म। ऐसे ही अरागची भी एक पॉलिटिकल फिगर है। उनके स्टेटमेंट के तुरंत बाद दूसरा स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको सिक्योरिटी के मामले में और देश के फॉरेन पॉलिसी के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। हक किसको है? हक या तो आईआरजीसी को है या सुप्रीम कमांडर को है। लिहाजा पेजेश्कियन का स्टेटमेंट हाशिए के बाहर, और हाशिए के बाहर ना रहा होता तो जैसे ही पेजेश्कियन ने ये स्टेटमेंट दिया, तुरंत उसके बाद कतर के ऊपर हमला हुआ, तुरंत उसके बाद दुबई में हमला हुआ, यानी कि वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जहाँ करीब 2.5 लोग मुख्तलिफ देशों के लोग वहां पर आते हैं। यानी कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी पर प्रेशर बनाने के लिए कि आप कुछ करो। कुल मिला के मेरा कहना यह है कि ईरान के स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, एंड सो इज द केस विद अमेरिका ऑल्सो। किसी भी युद्ध में जब सबसे पहले किसी चीज की मौत होती है तो वो सच्चाई की मौत होती है, क्योंकि सब तरफ से बातें की जाती हैं लेकिन वो मानी नहीं जाती। अब बात बची कि आगे क्या। आगे ये कि जो पेजेश्कियन ने कहा कि हम माफी मांगते हैं। उसने पहले कहा हम अपने देशों से मिडिल ईस्ट के देशों से माफी मांगते हैं और फिर हम उनके ऊपर अब अटैक नहीं करेंगे। क्यों कहना पड़ा उन्हें ये? इसलिए कहना पड़ा कि मिडिल ईस्ट के ये सारे देश जो शुरू में ये कह रहे थे कि हम अमेरिका को अपने स्पेस को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उम्मा के नाम पे, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे। लेकिन ईरान ने न केवल अमेरिकन बेसिस पर हमला किया, इन देशों के सिविल स्ट्रक्चर पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पोर्ट्स के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर, होटलों के ऊपर, और तो और बुर्ज खलीफा के पास हमला किया। जब उन्होंने ऐसा हमला किया तो फिर यूएई ने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जैसे यूएई ने कहा, तुरंत सऊदी अरेबिया ने भी कहा, फिर और देश भी इकट्ठे होने लगे। तब ईरान को लगा कि ये सारे देश जो आज तक ये कह रहे थे कि हम अमेरिका को अपना स्पेस नहीं देंगे, ये तो अब स्ट्रांगली अमेरिका और इजराइल के साथ होते जा रहे हैं। तब उनको डर लगा कि अच्छा, मैं इनसे किसी तरह माफी मांगू। और अगर अरागची ने तो ये कहा कि हमारे तो इन देशों के साथ में आज के नहीं, सेंचुरीज से फ्रेंडशिप और हमारी संस्कृति के संबंध है। यानी ये दिखाने के लिए कहा गया। अब स्थिति ये आ गई है कि ईरान के 170 शहरों के अंदर करीब करीब 6000 से 7000 बम डाले जा चुके हैं, और जो बम है वो 1-1 टन एक्सप्लोसिव के हैं। यानी कि उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर, आईआरजीसी हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और जो इनके बड़े बड़े ठिकाने हैं सब नष्ट कर दिए गए हैं। जब नष्ट कर दिए गए तो अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखो, जो हमको इम्पैक्ट हो रहा है, जो हमारा नुकसान हो रहा है, कोई उसका वीडियो ना बनाए, कोई उसका फोटो ना खींचे, क्योंकि अगर फोटो खींचा तो ये माना जाएगा कि तुम दुश्मन के स्पाई हो, और फिर उसी तरह तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा जैसे दुश्मन के जासूस से लिया जाता है। यानी कि ईरान को नुकसान बहुत हुआ है, दिखाना नहीं चाहता। अब उसका रेजिस्टेंस, टॉप लीडरशिप 3 बार खत्म हो चुकी है, अब उसका रेजिस्टेंस कम हो गया है, आखिरी सांस ले रहा है। आप देखना, मुझे लगता है मेरे असेसमेंट में 1 हफ्ते से ज्यादा ये युद्ध नहीं चलेगा। 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा। मैं अश्विनी शाही आपके पास आ रहा हूं। अभी तक तो हमने युद्ध कहां जा रहा है उस बारे में बात की, अब जरा बात करते हैं कि इसे लेकर भारत में क्या कुछ हो रहा है राजनीति। कांग्रेस 2-3 बार मुद्दा उठा चुकी है। पहला मुद्दा तो ये कि आपके बुलावे पर मिलन एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए ईरान का एक नेवल शिप आता है, वापस लौटते वक्त अमेरिका जो है वो अपने सबमरीन का इस्तेमाल कर टॉर्पीडो से उसे ध्वस्त कर देता है। कांग्रेस पूछ रही है कि आप तो हिंद महासागर का प्रहरी अपने आप को बताया करते थे, प्रधानमंत्री का एक ट्वीट भी अपने आप को प्रहरी बताते हुए हिंद महासागर का। तो वो कह रहे हैं कि जब हम हिंद महासागर के प्रहरी हैं तो हमारे बुलावे पर आया हुआ ईरान का शिप, अमेरिका उसे ध्वस्त कर देता है, करीब 100 लोग उसमें मारे जाते हैं।
तो हम कर क्या रहे थे, फिर हम किस बात के हिंद महासागर के प्रहरी हैं? विशाल भाई देखिए, कांग्रेस तो शुद्ध रूप से राजनीति कर रही है और बेशर्मी के हद से नीचे जाकर राजनीति कर रही है। बेशर्मी सब भी हल्का पड़ जाता है। जब कोई भी हमारे यहाँ चलिए आया, अच्छा है, हमारे यहाँ से चला गया, और कहां पर वो मारा गया? हिंद महासागर में, इंटरनेशनल एरिया में, हिंदुस्तान का एरिया नहीं था वो, लेकिन इन लोगों ने क्या प्रसारित किया कि हिंदुस्तान के एरिया में ये घटना हुई। जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री पाकिस्तान के जहाज से उनका हेलीकॉप्टर उड़ा देता है, कांग्रेस की सरकार थी, इन लोगों ने क्या कर लिया? कुछ किया इन लोगों ने? नहीं किया। लेकिन राजनीति करने के लिए वो गांधी परिवार चूंकि आज सत्ता से दूर है तो कुछ भी कह सकता है। इस समय विश्व जो है वैश्विक जो है एकदम समझ लीजिए कि परिस्थितियां एकदम भिन्न हो चुकी हैं। सभी देशों में उथल पुथल मची है। अभी देखिए हमारे कर्नल साहब ने और देवनाथ जी ने जो बताया इस चीज को, हमें उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देश जो है हमारा तटस्थ है और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति अपने आप को शांति महसूस कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान शांति के साथ है। अब इन लोगों को दिक्कत है कि हमने खामनेई के मरने के बाद वो क्यों नहीं जो है कंडोलेंस किया। भाई अब ये तो स्थिति है कि मरा कौन? मरा एक कट्टरपंथी नेता। कहा किसने मारा? तो इजराइल और अमेरिका ने मारा। मातम कहां मन रहा है? तो हिंदुस्तान में अमर भाई की पार्टी मना रही है। खुशी कहां मनाया जा रहा है? तो ईरान में। तो भाई इन लोगों को ईरान जाना चाहिए और ईरान वाले जो खुशी मना रहे हैं उनको हिंदुस्तान में आ जाना चाहिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपना कोई अलग से डिप्लोमेसी नहीं चलानी होती है, वो देश की डिप्लोमेसी होती है। हमारे 1 करोड़ लोग वहां पर हैं और हम क्या करें? ये लोग ये तो चाहते हैं कि भाई हम जो है अमेरिका से लड़ जाएं, हम इजराइल से लड़ जाएं, और या जो गांधी परिवार जिसके साथ दोस्ती करके आया है, अब पूरे विश्व की परिस्थितियां बदल रही हैं, तो भौगोलिक स्थिति में हम भी अपने दोस्त बदल रहे हैं या हम तटस्थ हैं, ये हमारा अपना है ना, सरकार का काम है। ये कांग्रेस नहीं बताएगी हमको कि कौन सी कूटनीति करनी है, कहां हमको डिप्लोमेसी नहीं करनी है, ये कांग्रेस नहीं बताएगी। कांग्रेस हल्ला करे, कांग्रेस जनता के बीच में नेगेटिव जो फैलाना रहे फैला ले। एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूं, जहां तक जानकारी आ रही है कि स्टेट ऑफ हार्मुज में हिंदुस्तान के जहाजों पर अभी रोक नहीं लगाया है ईरान ने। ये आपको हमको जानकारी होना चाहिए। आज अमेरिका स्वयं, निष्पक्ष बात मतलब उसमें कहने में कोई बुराई नहीं है, स्वयं एक तरह से आप लोग तो चूंकि सेना के रह चुके हैं और इस पर वो करेंगे कि आज अमेरिका स्वयं इस चीज में फंस गया है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है यूरोप के लिए, तो यूरोप में कितनी भयानक तबाही आने वाली है तेल और गैस के लिए। जब विश्व में तबाही आएगी तो हिंदुस्तान के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। विशाल भाई, आज अमेरिका ने हिंदुस्तान को छूट क्यों देने की बात की है कि हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, आप ले लीजिए, क्योंकि अगर ये रुक जाता तो ये जो तेल वाहक इधर से हिंदुस्तान अपने यहां से रसिया से तेल लेकर और यूरोप को देगा, उससे अमेरिका भी थोड़ा सा स्थिर रहेगा। आपने जो शब्द छूट कहा, आपने जो कहा ना छूट दी है, इसी पर तो सारी राजनीति हो रही है। वो यही तो पूछ रहे हैं कि भारत को छूट देने वाला अमेरिका कौन होता है? तो भारत तय करेगा कि कहां से लेना है तेल। बहुत अच्छी चीज है, सही बात कह रहे हैं आप, और कांग्रेस का पूछना भी बनता है क्योंकि उन लोगों की सोच वही तक है। भाई देखिए, वो अपने देश के लिए काम कर रहा है। अगर उसने अपने देश के व्यापार पर हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया और कहा कि विशाल जी से आप बात करेंगे तो आपके 2 शर्ट हम फाड़ देंगे, हमारे देश में, वो भी हमारे हिंदुस्तान में नहीं, हम शर्ट भेजेंगे तो अमेरिका में हमारा शर्ट फाड़ देगा, तो भाई अमेरिका में वो शर्ट फाड़े, सिले, जलाए, वो अलग बात है। लेकिन छूट देने वाला उसके आदेश का हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं। टैरिफ अगर उसने लगाया है कई चीजों पर, उसमें उसने हमको कहा कि इस पर हम टैरिफ आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाने जा रहे हैं, आप तेल ले सकते हो। ये कांग्रेसियों के लिए लग रहा कि जैसे एक वो बंदर के हाथ में जो है उस तरह लग रहा आ जाता है, उसी तरीके से वो अपना ही काटना शुरू कर देता है। तो ये लोग हिंदुस्तान की जड़ खोदना चालू कर चुके हैं। हिंदुस्तान के विरोधी ये कांग्रेसी कभी भी देश के हित में बात नहीं करते हैं। देश के हित में एक साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन वो कई सारे मुद्दे उठा रहे हैं कि विदेश नीति के मोर्चे पर जितना आपको सख्त नजर आना चाहिए था, वो थोड़ा सा ढुलमुल रवैया। पहले मैं अमर सिंह जी से पूछ लेता हूं, फिर अभिषेक जी इंतजार कर रहे हैं उनके पास। हाँ, एक लाइन बोल दूं, उसके बाद अमर भाई बोल लेंगे। एक लाइन,
हाँ। वो अगर विदेश नीति पर बातचीत करनी हो तो 2-3 किताबें जो है नटवर सिंह जी की किताब थोड़ा सा अमर सिंह को भी पढ़ लेना चाहिए और कांग्रेसियों को पढ़ लेना चाहिए। वो सारी विदेश नीति जो है स्पष्ट रूप से आ जाएगी कि तब की क्या थी और अब की क्या है। ठीक, अमर सिंह जी। तो सुनी भाई विदेश नीति नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़ते तो इस तरह की बात नहीं करते कि बंदर के हाथ में नारियल। मुझे लगता है इस देश की जनता ने बंदर के हाथ में दे दिया, इसीलिए उन्हीं को काटना शुरू कर दिया है। मैं एक एक करके मैं गिना देता हूं। ईरान से हमारा जो संबंध है 89 से है, सॉरी 79 से है। 79 से लेकर के अभी तक अगर आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि हमेशा ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है, चाहे दुख में हो, तकलीफ में हो, या फिर जो भी स्थिति हो, ईरान हमारे साथ खड़ा रहा। पहली बात, अगर आप देखें कि जो दो मुद्दे ऐसे सामने आए 1994 में, जब पूरा इस्लामिक कंट्री कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ हो गया और लगातार ये कह रहा था कि वो पाकिस्तान का है कश्मीर का हक, तो यही ईरान ने कहा था कि भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर और हमको सपोर्ट में खड़ा रहा था। 98 में आ जाइए पोखरण 2 में। पोखरण 2 में जब यही अमेरिका जिसका पिट्ठू बने हुए हैं, ये जिसके पीछे नाच रहे हैं, यही अमेरिका ने पूरे हिंदुस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रतिबंध लगाने के बाद ये कहा गया कि जो भी इनके साथ संबंध रखेगा सबके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही ईरान उधार में 5 साल तक हमें तेल देता रहा और प्रत्यक्ष रूप में वो हमारे साथ खड़ा रहा। अब सवाल उठता है कि ये तो सही बात है ना भाई, हमारा अमेरिका से ना लेना है ना ईरान से लेना है, ईरान हमेशा मेरा दोस्त रहा है। विदेश नीति की ये बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी क्यों गए थे वहां पर, पूछ लीजिए। 2002 में क्यों चीफ गेस्ट बना करके बुलाए थे ईरान का, जब इनको विदेश नीति ही नहीं पता है तो क्यों गए थे। 2016 में मोदी जी क्यों गए थे वहां पर, जब इनको विदेश नीति नहीं पता है। तो चावान दिया था आपको ताकि चाइना और पाकिस्तान को कंट्रोल कर सके, छोड़ के क्यों भाग गए आप, इनको विदेश नीति पता है। और हमारे देश में रह करके ये कहता है कि आप 1 महीने की आपको मैं छूट देता हूं, तेल रसिया से खरीद के ले ले। भारत सरकार ने आप सिर्फ 19% तेल खरीदता है रसिया से, आप ये सोच लीजिए क्या स्थिति है। और हमारा जो जहाज क्यों रोका गया वहां पर, इसलिए कि हमारी जो रणनीति है, हमारी जो विदेश नीति है चुपचाप है, चुपचाप हम सह रहे हैं। आखिर हम क्यों सह रहे हैं, हम तो मुझे ये बताया जाए। क्या भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और लोकतंत्र का मक्का है, और आप यहां कह सकते हैं कि हम अपने बात पर या फिर विदेश नीति पर हम एक शब्द बोल नहीं सकते। हम, मुझे नहीं पता है, भारत सरकार को पता ये नहीं है कि हमारे अरब सागर में और हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना खड़ी है, इनको नहीं पता है ये बात। ये कैसे हो सकता है बताइए मुझे। तो विदेश नीति खुद पढ़ लीजिए और आपके पूर्वज जो करके गए हैं वो भी देख लीजिए, किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, ये भी सिर्फ देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलने के लिए आप आइएगा। आप, मेरा सवाल यही है कि आखिर अमेरिका हमको आदेश देने वाला कौन होता है, मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, अभिषेक जी से मैं जवाब लूंगा, उसके बाद यूके देवनाथ साहब और टीपी त्यागी से भी यही पूछूंगा कि 2 मुद्दे उठ रहे हैं। एक ये शिप वाला जो हमारे बुलावे पर आया और वापसी में इसे ध्वस्त कर दिया गया, और दूसरा तेल कहां से हमें खरीदना है ये मुद्दा। ये दोनों ही ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर आलोचना हो रही है कि भाई आपको जो स्टैंड लेना था आप ले नहीं पाए। अभिषेक जी। ऑयल को लेकर के कि जो हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी देखनी है वो तो भारत हर जगह से देखेगा, और जो हमें बेहतर डील प्रोवाइड करेगा वो भी भारत हर तरीके से सिक्योर करेगा, ताकि हमें ग्रोइंग इकोनॉमी है और एनर्जी सिक्योरिटी तो हमारे लिए उसी तरीके से है जैसे रशिया के लिए न्यूक्लियर सिक्योरिटी। तो ऐसे में किसी कंट्री को पिक एंड चूज करना मेरे ख्याल से हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम रशिया से जब ये यूक्रेन वाली लड़ाई शुरू हुई थी उसके पहले हमारा रशियन इंपोर्ट सिर्फ 2% था, आज अगर वो बढ़ करके 19% या 20% ऑफ हमारे टोटल इंपोर्ट का है ऑयल का, तो ये दिखाता है कि कितना इम्पोर्टेंट रोल रशिया हमारे लिए प्ले करता है। ईरान भी डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, हालांकि उस पर तमाम तरीके के जो प्रतिबंध लगाए गए हैं और अनफॉर्चुनेटली वो यूनाइटेड नेशन ने लगा के यूनाइटेड स्टेट्स लगा रहा है। ये एक बड़ा दुख का मुद्दा हो जाता है कि अगर यूनाइटेड नेशन लगाए तो फिर उसकी एक लीगल सैंक्टिटी होती है, बट यहाँ पे एक कंट्री जो है वो इस तरीके के पुलिस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। बट रियलिटी यही है कि यूनाइटेड नेशन के पास कोई इस तरीके का मैकेनिज्म नहीं है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है।
तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या एनर्जी सिक्योरिटी या हमें ऑयल जो है वो खरीदना चाहिए, जब पहली बार भी हम ऑयल खरीदे थे उस समय भी अमेरिकन ने ही कहा था कि आप ऑयल खरीदिए, अदरवाइज मार्केट इतना ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, वो क्रूड के प्राइसेस इतनी बढ़ जाएंगी कि उनके अपने खुद के लिए बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा फेयर। और जो यूरोप में इसका इम्पैक्ट होगा, वो चूंकि यूरोप में तो ठंड के समय में अगर ऑयल या जो गैसेस हैं वो ना आए जी तो यूरोप विल फ्रीज टू डेथ। तो उसको देखते हुए इन प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए अमेरिका के रिक्वेस्ट पे जयशंकर साहब ने कहा कि हम गए थे, हमने रशियन से ऑयल खरीदा था। तो ये जो बात है कि उन्होंने हमें परमिशन दी है, आई गेस उनके परमिशन देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया वुड नॉट हैव रिड्यूस्ड इट्स ऑयल परचेज फ्रॉम रशिया। और रशिया ने भी कहा, उनके अभी कुछ दिन पहले मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था कि इंडिया ने तो हमें आज तक नहीं कहा कि वो हमसे ऑयल परचेज करना वो जो है वो कम कर रहे हैं। हाँ, हमने डाइवर्सिफाई जरूर किया होगा तो उसमें कुछ हमारे इंपोर्ट बिल गिर सकते हैं। और रही बात ईरान की, तो ये ईरान का पर्सनल मैटर है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से ईरान से कोई ऑयल खरीद रहे थे या वो ऑयल को अभी मार्केट में आने की कोई संभावना भी है, क्योंकि जिस तरीके का वॉर वहाँ चल रहा है, अमेरिकन जो है वो ईरानियन ऑयल को आने नहीं देंगे, क्योंकि फाइनेंशियली वीक करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मिलिट्रीली वीक करना ईरान को जरूरी है। तो जी अगर उनके सारे फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है उनको चोक कर दिया जाए तो ईरान जो है वो जल्दी घुटने पे ठीक है, आएगा वो एक या अलग तो युद्ध की रणनीति वाला सवाल है। ठीक है यूके देवनाथ साहब, मैं इन दोनों जी। चीजों पर आपका जवाब चाहूंगा। एक तो वो शिप जो आया, क्या भारत को कोई स्टैंड लेना चाहिए था? और दूसरा, ये जो तेल को खरीदने को लेकर के आपको वेवर दिया गया, छूट दी गई, ये छूट शब्द पर ही सबसे ज्यादा ऐतराज है कि अमेरिका कैसे छूट दे सकता है आपको? विशाल जी, जब ईरान का युद्ध पोत वाइजैक पोर्ट से निकला तो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी उसको स्पेस से ट्रैक कर रही थी, पानी से, जमीन से ट्रैक कर रही थी। उनको मालूम था कि ये कहां पर है। उन्होंने इंतजार किया जब तक कि वो भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर नहीं चला गया। जब वो श्रीलंका के वाटर्स में घुसा, श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसा, तो उन्होंने उसको टारगेट किया। इसकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में दर्शकों को बता देता हूं कि हमारे किसी भी देश के तट से 200 नॉटिकल माइल तक होता है, यानी 380 किलोमीटर तक। तो अमेरिका जानता था कि अगर भारत के यहाँ पर हमला होता है ईरानियन शिप पर, तो भारत सरकार एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लॉन्च करेगी। और श्रीलंका के यहाँ पर अटैक करता है तो श्रीलंका की सरकार जो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लॉन्च करेगी उसको अमेरिका अनदेखी कर सकता है। लेकिन देखिए, मैं जरा मिलिट्री तौर पर ये कहना चाहता हूं कि दो आश्चर्य की बात है कि अगर भारत के तट के इतने पास, यानी श्रीलंका के तट के इतने पास एक सबमरीन, किसी भी देश की सबमरीन, चाहे वो चाइनीज सबमरीन हो, चाहे वो पाकिस्तानी सबमरीन हो, रशियन सबमरीन हो, भारत के तट के इतने पास, श्रीलंका के तट के इतने पास वो पानी के नीचे आ गई, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज चाहे वो स्पेस से देख रही हो, चाहे नेवी के P-8 देख रहे हो, हमें पता नहीं लगा, नहीं चला। तो हम बतौर मिलिट्री ऑफिसर, क्योंकि हमें अपनी गिरेबान में झांकना पड़ेगा, और शायद हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, मिनिस्ट्री और डिफेंस में जो बैठे हुए हैं सिविलियंस, उनको पूछना पड़ेगा हमारे वर्दीधारी सीनियर अफसर से। मैं एयरफोर्स में हूँ, एयरफोर्स की भी गलती है कि हमें पता क्यों नहीं चला, क्योंकि कल अभी तो ये अमेरिकन सबमरीन थी, कल हो सकता है चाइनीज सबमरीन आके वहां बैठ जाए, पाकिस्तानी सबमरीन बैठ जाए। दूसरी चीज मैं विशाल जी कहूंगा डिप्लोमेटिक उस पर भी, और मैं ना इस पार्टी का हूं ना उस पार्टी का हूं। नहीं, मेरा प्रश्न बस इतना है जो पूछा जा रहा है, देखिए भले ये पॉलिटिकल प्रश्न है लेकिन पूछा जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री का ही वो ट्वीट है कि वो अपने आप को कह रहे हैं कि भाई भारत हिंद महासागर का प्रहरी है, तो जो हमारे बुलावे पर आया जहाज, अगर वो हिंद महासागर में इस तरीके से अटैक कर दिया जाता है, 100 लोग मारे जाते हैं, तो क्या हिंद महासागर का प्रहरी होने के नाते हमें कुछ कहना चाहिए था, कोई विरोध दर्ज करना चाहिए था, या कुछ नहीं कहना चाहिए? विशाल जी, इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है, मैं अपने को एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू तक ही सीमित रखूंगा। हाँ, भारत ने अमेरिका के साथ लेमुआ साइन किया हुआ है, भारत ने अमेरिका के साथ कोमिकासा साइन किया हुआ है,
तो अगर अमेरिका अपने एसेट को हिंद महासागर में भारत के इतने पास डिप्लॉय कर रहा है, उन्होंने हमें जानकारी नहीं दी है। नहीं दी है। इसका मतलब है कि जो कोमिकासा, लेमोआ और दूसरे जो पैक्ट्स हैं, शायद अमेरिका वो हमें छुप छुप कर नीड टू नो बेसिस पर ही बता रहा है। तो एक चिंता शायद की बात है। अमेरिका का भारत पर कम भरोसा है, या भविष्य में क्या भारत को अमेरिका पर कम भरोसा करना चाहिए, ये मैं बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कह रहा हूं। जी विशाल जी। और तेल की बात जहां तक है, जो छूट देने की बात है, विशाल जी, तेल में देखिए, अभी हम ईरान से तेल लेने की बात कर रहे थे। देखिए 2018 तक हम हमारी जरूरत का प्राय 15% ईरान से लेते थे, क्योंकि वो टेक्निकली केमिकली हमें बहुत सूट करता था और सस्ता भी पड़ता था। ईरान के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो भी ब्रेंट क्रूड बास्केट है, ईरान हमेशा उसके तुलना में भारत को सस्ते में देगा। अब सवाल है कि वो रुक क्यों गया? क्या अमेरिका ने ईरान पर दबाव डाला कि भारत को ना बेचे? सवाल है। लेकिन ऐसा सर्किट शायद काम नहीं किया, क्योंकि अमेरिका ने तो ईरान के ऊपर दबाव डाला होगा कि चीन को भी ना बेचे। चीन तो लेता रहा 2018 से लेके आज तक। दूसरी चीज, क्या किसी वजह से भारत ने ही ईरान से लेना बंद कर दिया? मेरे ख्याल से ये ज्यादा सत्य के पास है कि किसी वजह से भारत ने ही ईरान से लेना बंद कर दिया। अब वो वजह जो है वो डिप्लोमेटिक कॉरिडोर में चला जाएगा, पॉलिटिकल एराना में चला जाएगा। लेकिन मैं एक कच्चा एस्टिमेट किया विशाल जी, क्योंकि हमें हर बैरल पर ईरान $3 की छूट देता था। तो 2018 से लेके आज तक भारत सरकार को जो उतना ही तेल हम दूसरे देशों से लाए हैं, $2 या $3 प्रति बैरल ज्यादा देकर। ये समझना पड़ेगा, निहित है। तो 2018 से लेके आज तक पिछले 7 साल में भारत को करीबन 3,50,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर व्यय करना पड़ा। इतना हमारे टैक्स पेयर के पैसे से एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा, क्योंकि हम ईरान से कच्चा तेल नहीं लाए, दूसरे देशों से लाए पिछले 7 साल तक। जी विशाल जी। ठीक है टीबी त्यागी साहब, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं इसमें। आज ही हमने देखा घरेलू गैस की कीमत 60 रुपए, कमर्शियल गैस की कीमत 115 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से बढ़ाई गई है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में आपको गैस संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कतर, जहां से हम अपना सबसे ज्यादा गैस आयात करते हैं 40% के करीब, वहां पर जो LNG का प्लांट है वहां पर अटैक हुआ है और वहां पर प्रोडक्शन बंद है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हमें इस वजह से गैस संकट का सामना करना पड़ सकता है और उसी की वजह से आज से ही दाम बढ़ाने की शुरुआत हो गई है? यकीनन, क्योंकि कतर के अंदर जो गैस का प्लांट है, पहली बात तो ये कि वो इन शेयर इन पार्टनरशिप विद अमेरिका है और वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है और वो बंद कर दिया। उसके बंद करने का असर ये हुआ, हिंदुस्तान में तो थोड़ा हुआ है, यूरोप के अंदर तो तुरंत गैस के रेट 30% बढ़ गए। और उसने फिर चूंकि उसका प्लांट ही बंद हो गया तो हमको भी, पाकिस्तान को भी वो गैस आनी बंद हो गई, इसलिए। और हम करीब 40% गैस वहां से लेते थे कतर से। तो अब इस वजह से गैस के लिए तो ये किल्लत आनी ही है और इसके लिए हमको अल्टरनेटिव रास्ते ढूंढने होंगे। अब तेल की बात जहां तक बची, तेल में ईरान से हमने बंद कर दिया क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे। और उसके 1 आध साल बाद जब कोरोना आया तो हम रशिया से ज्यादा तेल नहीं खरीदते थे। हमने इसलिए खरीदना शुरू किया, जैसे बिल्कुल ठीक बताया योगनाथ जी ने, कि भाई हमको $3 का वो फायदा देता था या डिस्काउंट देता था। रशिया ने हमको $18 का प्रति बैरल फायदा दिया। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि इसकी जो इंश्योरेंस होगी, और क्योंकि ट्रबल्ड वाटर से उस इंश्योरेंस की भी जिम्मेदारी मैं ही लेता हूँ। तो यानी कि हमको वो बहुत फायदेमंद हुआ और हमने 1, 2 साल 3 साल उसको तेल को खरीदा। अब भी हमने अमेरिका के कहने पे तेल खरीदना बंद तो नहीं किया था सर। ये जो अमेरिका ने कहना शुरू किया कि इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है,
हमने बंद नहीं किया था। अब एक बात और, कम सिर्फ इंसान होते हैं जो खुशी में फूल जाते हैं या गम में बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। हिंदुस्तान का एक एटीट्यूड रहा है कि जैसे रैशनेस, करेज और कोवर्डिस ये क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर है। आप जबरदस्ती दीवार में जाके सिर फोड़ दो, रैशनेस है, और आप अपने घर से बाहर भी ना निकलो और आपका पड़ोसी पिट रहा हो, ये कोवर्डिस है। लेकिन बीच में कहीं करेज आता है जिसे कहते हैं मिडिल पाथ। तो हम गम और खुशी में एक जैसे रहते हैं। जब अमेरिका ने हमारी ट्रेड डील के साथ पीओके को हिंदुस्तान में दिखाया, पाकिस्तान में नहीं दिखाया, तो हमने कोई ऐसी बहुत ज्यादा तारीफ तो नहीं की अमेरिका की, अरे साहब आपने बहुत अच्छा किया है इसलिए हम आपकी तारीफ कर रहे हैं और खुशी में फूल के बुक्का हो गए, ऐसे जैसे हमने वहां नहीं किया, ऐसे ये गम की बात तो है, ये गलत है। और बिल्कुल देवनाथ जी ठीक कह रहे हैं, हमें कुछ सबक अपने दुश्मनों से भी लेने चाहिए। पाकिस्तान की जितनी एजेंसीज है वो सब आईएसआई के अंतर्गत आती है, सारी एजेंसी के कमांडर एक है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 2 दर्जन से ज्यादा एजेंसीज हैं, रॉ है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, मिलिट्री एजेंसीज है, साइबर एजेंसीज है, 2 दर्जन से ज्यादा, मगर सब अलग अलग काम करती हैं। और यही कारण है कि अक्सर हम इंटेलिजेंस में फेल हो जाते हैं। कमाल की बात है, कारगिल में आके बैठ गया पाकिस्तान, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता नहीं लगा, गलवान में क्या हो गया पता नहीं लगा, पहलगाम में क्या हो गया पता नहीं लगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जो सरकार है उसी में हार्ड मास के जो आदमी है वो ही ज्यादा बढ़िया सोचते हैं। हम भी छोटे आदमी हैं लेकिन उसी हार्ड मास के बने हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अगर हो सके तो ये काम तुरंत किया जाना चाहिए। अगर सारी इंटेलिजेंस एजेंसी एक कमांड में आए तो ऐसा नहीं हो सकता था कि उनकी अमेरिका की सबमरीन इंडियन ओशन में आ जाए और हमें पता ना चले। ये इंडियन ओशन रीजन है, और चूंकि हालांकि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से वो बाहर था, बट नेवरदीलेस था तो वो आईओआर में, इंडियन ओशन रीजन में। इसका नाम ही हिंद महासागर किस लिए है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम इसके पैरी हैं। तो ये एक बात भी कमी की हुई है। तो ये तेल का हो गया, और ठीक है, चलिए 2 पॉइंट आपने पूछे थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि कतर जो अमेरिका कर रहा है, ये तो हमें पता था कि ईरान के पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट के इलाके में ये होगा तो गैस संकट तो आएगा। क्या हमारे पास वक्त रहते ऑल्टरनेटिव हमें तलाश लेने चाहिए थे? हमने तलाश लिए हैं? क्या स्थिति है अभी? अगर ये संकट आगे जारी रहा तो फिर हम गैस संकट का सामना करेंगे, ये तय है। जी हाँ, गैस संकट का हम सामना करेंगे, क्योंकि गैस के बारे में, तेल के बारे में तो अल्टरनेट हमने ढूंढ लिया है। तेल के बारे में तो अगर हम रशिया से लेंगे, अच्छा अगर अमेरिका ना भी कहता तो भी लेना पड़ता, 3 दिन के लिए हटा दिया, उसकी बात को हम नहीं मानते जी, गलत है ये कहना कि हुई अमेरिका। हाँ। कि वो ये कहते कि 30 दिन के लिए हमने वेवर हटा दिया, ठीक है आप कहते रहिए, वो वेवर देना दे वो तो हमने लेना ही था, ठीक है, उसका कॉग्निजेंस ने हाली थी तेल का, लेकिन ठीक है। अश्विनी जी, गैस का तो संकट का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो दिख भी रहा है, आज से कीमत बढ़ भी गई है। कतर से ही आपकी 40% गैस आती भी है, वहां पर प्लांट बंद है, ऑल्टरनेट तलाश करना था, वक्त रहते शायद वो ऑल्टरनेट रूट हम तलाश नहीं कर पाए, या कोई और देश से हम अब तक वैसी डील नहीं कर पाए। देखिए, हमने हर चीज का रास्ता कुछ ना कुछ खोजा है, तेल हो गैस हो, सब जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी हमारे लिए है, जहाँ से हम कुछ ना कुछ ले रहे हैं और लेंगे। हम भारत सरकार जो है ऐसा नहीं है कि चांद से चादर ओढ़ के सोई हुई है। थोड़े से राजनीतिक जवाब अमर भाई का था, वो थोड़ा अब मुझे देना जरूरी है। इन्होंने कहा ईरान से बड़े पुराने संबंध हैं हमारे, ईरान हमारे सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा है। अमर भाई, आपको पता है 71 के युद्ध में ईरान ने हमारा विरोध कर दिया था। जवाब ले लीजिए, हिंदुस्तान का ही जवाब ले लीजिए। हाँ, ले लेंगे आप। हाँ, बिल्कुल समय आएगा। मैंने नोट किया था, आपने बोला था इतने लोगों के बाद मौका मिला तो जवाब दे रहा हूँ, वही आपका लिखा हुआ है, वही मैं दे रहा हूँ। आप लोगों की सरकार थी, और अभी जो है कर्नल साहब ने बताया कि हम तेल कम लेते थे। कितना % तेल लेते थे? आपके मुंह से निकला 19%। हम 19 लेते हो, 20 लेते हो, लेकिन आप कितना लेते थे? आपकी सरकार थी। रसिया से तेल लेने का अभी 3 महीने पहले कांग्रेसियों ने, विरोधियों ने कहा कि अडानी को पैसे जा रहे हैं, अंबानी को पैसे जा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया उनको फायदा हो गया। अब क्यों छाती पीट रहे हो भाई कि वहां से तेल हमको नहीं मिल पाएगा? अब अच्छा हो गया कि हमको रूस से लेना चाहिए। ये कौन सी दोहरी मानसिकता है? इस दोहरी मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए।
अब आता हूं इजराइल के संबंध पर। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था सितंबर में, और हमारे जोधपुर रियासत के सैनिकों ने वहां जाकर लड़ाई लड़ी और वहां पर हाइफा को आजाद कराने में मदद की उनकी, और उनका नाम था मेजर दलपत सिंह। वो सही बाद में वहां शहीद भी हुए। वो हमारे संबंध वहां से है भाई। आप लोग तो गए नहीं वहां इजराइल तक। क्या स्थिति है? अगर इजराइल हमारा मित्र है, हमने अभी गलवान का नाम लिया, कर्नल साहब ने, गलवान में इजराइल ने हमारी मदद की, कारगिल में जीपीएस का उसने वो दिया, तो हमारे साथ वो खड़ा रहा। और आज हम जो है तटस्थ भी खड़े हैं, तो हमको, आप लोगों को बुरा लग रहा है कि इजराइल के साथ क्यों हिंदू मुसलमान करके क्या करेंगे भाई आप लोग? आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप छाती पीट रहे हैं कि उनके मरने पर कंडोलेंस नहीं किया गया, और ईरान बड़ा हमारा पुराना सहयोगी रहा है। आपके चलने पर जो मलहम लगाए वो आपका सहयोगी है। जब हमने अमेरिका से सहयोग की अपेक्षा की तो वो नहीं मिला हमको। हमारे कारगिल में खड़ा रहा, भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा। ईरान खड़ा रहा क्या आपके साथ? नहीं खड़ा रहा। तो आपको ईरान की भाई दोस्ती अच्छी है, आपके समझ में आपकी सरकार थी, आपके सरकार की डिप्लोमेसी वो रही होगी। आज यहां पर यह है, सीएए पर क्या खोमेनी बोला, आपके 370 हटाए जाने पर क्या बोला था? उसने कहा था पूरे देश के, विश्व के मुसलमान एक हो जाए तो अमेरिका, वो क्या नाम है, कश्मीर के भी मुसलमान स्वतंत्र हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं। राम मंदिर का जब बाबरी का कांड हुआ था तो आपके पार्टी ने जिसको बनाया था यहां पर उपराष्ट्रपति 2 बार, जिन्होंने रहा के काफी लोगों को मरवा भी दिया था, जानकारी दे दी थी, वो राजदूत हुआ करते थे, और ईरान ने उनको तलब किया और डांटा उनको कि कैसे गिर गया आपके यहां ये विवादित ढांचा। तो आप लोग तो उसके साथ रहेंगे कि वो आपका जो है आदर्श है, आपकी चीज है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं विशाल भाई, देखिए तेल पर अगर कायदे से स्ट्रेटेजिक रूप से देखा जाए तो हम लोग जो है पहले से अपने जीडीपी का 8% तेल वगैरह मंगाते थे बाहर से। अब ये 14 के सरकार आने के बाद ये 4% से कम हो चुका है। उसका कारण है हमारा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल की कमी, लोगों ने ऑटोमेटिक टोल किया, वहां पर तेल की खपत कम हुई, रेलवे का मैक्सिमम हम लोगों ने इलेक्ट्रिफिकेशन किया, गांवों का विद्युतीकरण किया, तो ये सारी चीजें जो है इतना देने के बाद हम 50% तेल की खपत हिंदुस्तान में घटा चुके हैं। और अब जो बचा है हमारा 4% 5% जो भी हमारे जीडीपी का है, उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार 140 करोड़ लोगों के साथ है। अगर पूरे वैश्विक, अभी देखिए जब वैश्विक महामारी आई थी कोरोना, तो पूरे विश्व को झेलना पड़ा था, तो महंगाई हो चाहे जो भी हो झेलना पड़ा था, तो हिंदुस्तान पर भी असर पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था कहीं से डगमगाई नहीं। और आज हिंदुस्तान में चाहे जो मुस्लिम लोग कर रहे हैं, आज हिंदुस्तान का मुस्लिम सुबेरे सहरी और शाम को अफ्तारी शांति से कर रहा है, नहीं तो बाकी सारे मुस्लिम देश देखिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला इस समय सुकून में है। और ये 50 रुपया 60 रुपया अगर विश्व में, अभी शायद कर्नल साहब ने बताया भी था कि बाहर कितना दाम बढ़ा है, हिंदुस्तान में तो उसके हिसाब से कम दाम बढ़ा है। आपके पार्टी की रेणुका चौधरी क्या कहा करती थी, अरे हटो, तुम गरीबों के लिए गैस नहीं है, ये अमीरों की चीज है, तुम लोग नहीं खरीद पाओगे। आज कोई नहीं बोलता है ऐसे। आज जो है हम हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, और आप लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं कि मोदी जी का विरोध करना है और कहां पर कौन मौका मिले जो हम लेकर उड़ जाएं। बस यही पर रह जाइए, शांति से डिप्लोमेसी देखिए। आपके कांग्रेस के किसी विरोधी दलों के कहने पर हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी नहीं बदलने वाली है। सरकार जो करेगी हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए, वो डिप्लोमेसी को हम सलाम करेंगे, चाहे सरकार आपकी हो चाहे हमारी। ठीक है अमर सिंह जी, ठीक है, विदेश नीति के मोर्चे पर आपको जितनी आलोचना करनी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखनी होगी प्रैक्टिकल होकर कि अगर दुनिया के किसी हिस्से में जंग चल रही है और वो ऐसा हिस्सा है जिससे पूरी दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई होती है, अगर वहां दिक्कत है तो कुछ दिक्कतों का सामना तो अपने देश को भी करना पड़ेगा। हम दुनिया से अछूते तो है नहीं, और सारा तेल और गैस हमारे यहाँ होता हो हमारी जरूरत का ऐसा भी नहीं है, आयात पर हम निर्भर भी हैं, कुछ असर तो भारत पर भी होगा। नहीं, आप इसका बचाव कर रहे हैं या फिर हमको बता रहे हैं? नहीं, मैं तो आपसे बता रहा हूं कि भाई ये अगर कहीं मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है और आपकी सप्लाई वहीं से आनी है, जैसा टीपी त्यागी साहब ने भी कहा कि भाई ऑयल के लिए तो हमने इंतजाम कर लिया रशिया का, कतर से आपकी 40% गैस आती है,
अगर वहां के प्लांट में धमाका हो रहा है तो तुरंत इंतजाम आपको ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन कुछ वक्त तक तो प्रभावित आप भी रहेंगे। ये बात प्रैक्टिकल है। विशाल भाई, ढूंढना विपक्ष का काम था क्या? विपक्ष का काम नहीं था, ये सरकार की पॉलिसी थी, सरकार को करना चाहिए था। मैं एक एक करके इनका जवाब दे देता हूं। 1971 में बोला इन्होंने कि ईरान भारत के खिलाफ था। 1971 में वहां राजतंत्र था ईरान में, और अमेरिका के द्वारा वहां शाह राजा पहलवी की वहां सत्ता थी, जो अमेरिका के द्वारा संचालित होते थे। 79 में वहां विद्रोह हुआ, 79 में आजाद हो गए। उसके बाद जो है भारत से उनका संबंध बना। और जहीं इजराइल की बात ये करते हैं, सबसे पहले नरसिम्हा राव की सरकार में इजराइल से बिजनेस शुरू किया, व्यापार शुरू किया, और $200 मिलियन का था ये व्यापार। आज बढ़कर के जो भी चले जाए, तो हम ये, मेरा कहने का मतलब ये है, कांग्रेस इसीलिए ये बात कह रही है कि अगर आप जानते थे कि भाई इजराइल अटैक करेगा, और इजराइल में आपको जाने की क्या जरूरत थी? अगर आपके इंटेलिजेंस को ये पता नहीं था, आपका विदेश नीति ये नहीं पता था कि हम इजराइल जा रहे हैं और उधर से लौट करके आए हैं, वो अटैक हो जाएगा। तो जब आपको यही पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि हमारी टेरिटरी में जो है अमेरिका के शिप वहां खड़ा है, ये नहीं पता है, तो सरकार आखिर किस बात का है? चुप्पी साधने रहने के लिए आप एक शब्द कहीं कुछ बोलते नहीं हो, ना चुपचाप बैठे हुए रहते हो। आखिर वो कौन सा फाइल है जिसके दबाव के चक्कर में पूरा देश का मटिया लूटवा रहे हो आप? हम अगर अमेरिका की बात करें या फिर हम रसिया की बात करें, तो शुरू से हम जो है 36% हम आर्म्सों का डील हमारा रसिया से होता है, उसके बाद फ्रांस से होता है, अमेरिका से 11% हम डील करते हैं। फिर भी हम अमेरिका का झुक जाते हैं, और हमेशा अमेरिका हमारे पीछे खड़ा रहा, हमारे पीछे सब चूड़ा घोपता रहा। जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था 71 में, तो अमेरिका 7वां बेड़ा लेकर के यहां पहुंच गया। तो क्या भारत सरकार उसके सामने झुक गया था, या अपनी पॉलिसी नहीं बताया था उन्होंने? इंदिरा गांधी ने कही थी चाहे 7वां बेड़ा लाओ चाहे 8वां बेड़ा लाओ, भारत नहीं झुकेगा, और भारत नहीं झुका। मैं दो महाशय हमारे सामने रक्षा एक्सपर्ट बैठा हुआ है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारे जो हिंद महासागर में अमेरिकी सेना घुसी हुई है, पनडुब्बी बैठा हुआ है, और मुझे नहीं पता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे गुप्तचरी तो हो रहा है वहां, और हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जब हमें निर्देश देता है, जब हम सिंदूर किए और हम सफल हो रहे थे, तो अमेरिका यह ट्वीट करके बताता है कि हमने युद्ध रुकवा दिया। अमेरिका बार बार यह कहता है कि हमने पाकिस्तान को बचा दिया। तो इसका मतलब अमेरिका मेरे साथ है या पाकिस्तान के साथ खड़ा? उसके जनरल को बुला करके खाना खिलवाता है और हमें भगाता है वहां से। वो ठीक है, अब ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप की हम बात ना करें तो बेहतर है। वो तो ये भी कह रहे थे कि भी पाकिस्तान की पीएम मर जाते हैं अगर मैं कुछ नहीं करता तो। हाँ, तो आपको याद होगा 2 जहाज गिरने से शुरुआत हुई थी, वो 11 जहाज 15 जहाज गिरने तक बात पहुंच गई है। 2026 खत्म होने तक डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के सारे जहाज गिरा चुके होंगे, बातों में ही। अरे विशाल भाई, मैं ये कह रहा हूं, उनकी बातों को कितना सीरियसली लेना है, पीएम मर जाता तो मेरे लिए ये थोड़ा समझना भी पड़ेगा। सेना घुस जाती वहां। ठीक है भाई, हम जब लड़ाई कर रहे हैं तो हम थोड़ी देख लेंगे कि उसका पीएम आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, जो यूके देवनाथ साहब और टीपी त्यागी ने भी कहा कि भाई आपके इलाके में सबमरीन है, आपके इतने नजदीक, आपको पता नहीं चल रहा। अभिषेक जी, वो बात समझ में आती है कि ईरान के एक शिप को आपने ध्वस्त कर दिया, वो सबमरीन आपके इतने नजदीक है, आपको या तो पता नहीं है और या तो पता है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। अभिषेक जी, देखिए, ये जो स्पाइनेज है ये तो सारे देश करते रहते हैं। अब उसके बाद उस समय का जो माहौल था उसमें इसको मैं इंटेलिजेंस फेलियर कहूँ या इसको ये कहूँ कि वो उस समय आए जबकि देश के प्रधानमंत्री बाहर थे। मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये तो आपको जो हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट्स लोग हैं वही बता सकते हैं। लेकिन ये एक कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जिसके के लिए हम प्रधानमंत्री जी को उसका दोषी दें या हमारे इंटेलिजेंस को हम फेलियर करें, क्योंकि ये जो अचानक से बिल्डअप हुआ उसने तो अमेरिकन लोगों को भी बाई सरप्राइज ले लिया कि वो इस तरीके का अटैक और इतने बड़े पैमाने पे वो करेंगे ईरान के ऊपर। ये वहां की भी जनता को पता नहीं था, ये किसी को पता नहीं था, क्योंकि ट्रम्प साहब तो ये कह चुके थे हमने उनका न्यूक्लियर वेपन ऑब्लिटरेट, दैट वाज द वर्ड ही यूज्ड, कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया, अब न्यूक्लियर वेपन की कैपेसिटी खत्म हो गई है। जब कैपेसिटी खत्म हो गई थी तो उसका मतलब है इजराइल और उनके ऊपर जो किसी भी तरीके का डेंजर था वो खत्म हो चुका था। तो मेरे ख्याल से वो ये जो वॉशिंगटन पोस्ट की न्यूज है जिसमें ये बात कही गई कि जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं सऊदीया के,
उन्होंने इनको कंपेल करा कि भाई आप, ये समय आ गया है, ये मैच्योर है, अभी का जो सिचुएशन है कि आप इनको अटैक करके इनको न्यूट्रलाइज करें, क्योंकि इनकी एक्टिविटी इस एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आपको पता होगा मोहम्मद बिन सलमान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में खामनेई साहब को हिटलर कह के संबोधित किया कि वो हिटलर है, वो एक्सपेंशनिस्ट है, वो इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। हमें खामनेई साहब में और ईरान के बीच में एक डिस्टिंक्शन बनाना पड़ेगा। ईरान हमारा दोस्त है, खामनेई साहब की जो पॉलिसी थी वो भले प्रो इस्लामिक और एंटी इंडिया हो सकती हैं, बट वी हैव नथिंग अगेंस्ट ईरान। ईरान एज अ कंट्री हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड ईरानियंस हैं जिनके साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। तो खामनेई साहब को वो खुद, भाई ईरान जो हमारा दोस्त है वो तो खुद ही खामनेई साहब के साथ खड़े हो गए। उन्होंने तो खुद वहां पे मस्जिदों को जला दिया, उनकी गवर्नमेंट को जला दिया। वो तो खुद उस इस्लामिक रिजीम के अगेंस्ट में खड़े हो गए, जिसको कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ के लोग, जो कि मैं यहाँ के मुसलमानों से बस इतना ही कहूंगा कि आप डेमोक्रेसी में रहते हैं तो आप डेमोक्रेसी के साथ खड़े होइए भाई। आप थियोक्रेसी के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? आप जिस डेमोक्रेसी का स्वाद लेते हैं, जिसके तहत आप प्रधानमंत्री तो को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उनकी गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं। और बहुत अच्छा, अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि भाई वो सहरी से लेकर के और उसके बाद शाम तक, इफ्तार तक वो सेफ है, उनके ऊपर कोई बम विस्फोट नहीं होता। वरना आप देख लें पाकिस्तान में मस्जिदों में बम विस्फोट हो रहे हैं, अफगानिस्तान में हो रहे हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, ईरान की सारी दुनिया से लड़ाई चल रही है। सो ऐसे में हमारा जो कंट्री है वो तो सबको साथ में लेके चल रहा है। तो मैं फिर वही कहूंगा कि ईरान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ईरान हमारा मित्र कंट्री है। खामनेई साहब की पॉलिसीज एंटी इंडिया थी, वो चले गए हैं, एंड वी विल वंस अगेन बी बैक ऑन अ वेरी फ्रेंडली टर्म्स विद द ईरान। ये बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे संबंध तो इनसे पौराणिक काल से है, हिस्टोरिकल है, अवेस्ता में और वेद में बहुत कनेक्शन है आपस में। तो हमें उनसे अलग नहीं किया जा सकता और ये डिस्टिंक्शन बनाए रखना चाहिए। जी, सभी खास मेहमानों का देखिए, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसकी अपडेट तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया इस समय कनेक्टेड है, आपकी भी तेल गैस की सप्लाई वहीं से आ रही है, जाहिर सी बात है कि भारत पर भी इसका असर हो रहा है। लेकिन भारत सरकार के लिए ज़रूरी है, जो बातें यूके देवनाथ साहब ने कही, टीपी त्यागी साहब ने कही, कि कुछ चिंता की बातें भी हैं, लेकिन कुछ तरीके हमें ढूंढने होंगे वक्त रहते, ताकि हमारी तेल और गैस की सप्लाई बाधित ना हो और विदेश नीति के मोर्चे पर कहीं हम कमज़ोर भी नजर ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का। छोटा सा ब्रेक।